उसके बाद ही येदियुरप्पा को इस्तीफे के लिए बोला गया। उन्होंने सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। सीएन अश्वत्थ नारायण ने बहुत काम किया है, सीटी रवि ने बहुत काम किया है, बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो हैं उन्होंने भी काम किया है, मुरुगेश की आपने कहा, मुरुगेश निरानी जी उनकी भी आपने बात कही, सारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रहलाद जोशी जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन क्या इनमें से अलग हटकर कोई व्यक्ति होगा? अमिताभ, सबसे बड़ी बात है बीएस येदियुरप्पा ने कहा है मुझे गवर्नर नहीं बनना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा, बीजेपी की मदद करूंगा, लेकिन कर्नाटका को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते थे कि मैं सेंटर में आऊं, यूनियन मिनिस्टर बनूं, लेकिन मैं कर्नाटक मैंने नहीं छोड़ा और मैं प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तो यहां रहूंगा ही, जो भी आएगा उसके साथ काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन कर्नाटका को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा फिलहाल कह रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। लेकिन यही बीएस येदियुरप्पा थे जिन्होंने शुक्रवार को कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, तो वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। बस यही संकेत देना चाहते हैं कि वो अभी भी टावरिंग लीडर हैं और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जा न जाए, लेकिन मार्गदर्शक रहना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री भले ही कोई न बने, उनका मार्गदर्शन जरूरी होगा पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है। अगर पिछले 2 दशक में देखा जाए, 2008 में जब पहली बार सरकार बनी थी, राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, और पार्टी के अंदर जो खुशी थी कि दक्षिण में द्वार खुल गए, अब कर्नाटक, तमिलनाडु की और केरल की बारी है, अब कर्नाटक के बाद। तो मुझे लगता है कि पूरा चार्टर्ड प्लेन बीजेपी, लालकृष्ण आडवाणी खुद जिसमें सवार थे और तमाम नेता जिसमें सवार थे, जो बीजेपी की सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से लेकर तमाम प्रवक्ता, मुझे लगता है पूरा का पूरा चार्टर्ड प्लेन भरा था। आनंद उस बार उनके पहले इनके शपथ ग्रहण समारोह में बेंगलोर जाने के लिए, और बेंगलोर में भी जो दृश्य था वो अद्भुत था, ऐसे लग रहा था जैसे एक पब्लिक रैली हो रही है। तो मुझे लगता है जब बीजेपी ने येदियुरप्पा पर दांव लगाया था और वही दांव लगाकर उन्हें हटाने की कोशिश की गई और येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन एक चीज उनका हमेशा रहा, पार्टी के अंदर रहे, तभी प्रधानमंत्री मोदी जब तब मुख्यमंत्री थे उनका गुणगान करते थे, पार्टी के बाहर भी गए, अपनी पार्टी बनाई, तभी प्रधानमंत्री का गुणगान किया, और दोबारा जब 2014 में जीतकर लोग शिमोगा से जीतकर वो दिल्ली भी आए थे और दोबारा गए, तब भी उनको प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद था, क्योंकि 75 के हो चुके थे वो, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने। यानी उनकी क्षमता पर, उनकी लीडरशिप पर और उनके लोकप्रिय होने पर किसी को शुभा नहीं था। अब जनरेशनल चेंज का समय आया है, मुझे लगता है आलाकमान की बात उन्होंने मानी है। अब देखते हैं मार्गदर्शन उनका किस तरह का होता है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज लेकिन यहां पर यही है अमिताभ, और फिर मैं विक्रांत और यतेंद्र पर भी जाऊंगा। सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए यह है कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप को दिखाना है। भले ही बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे युवा लीडर्स हैं, अनंत कुमार हेगड़े से लेकर शोभा करंदलाजे, प्रहलाद जोशी, सीटी रवि, अश्वत्थ नारायण, बहुत सारे, बासनगौड़ा यत्नाल, सब लोग हैं जो कि अपने अपने प्रांत में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत कारगर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। लेकिन पूरे स्टेट में जाति से उठकर अगर कोई चेहरा ढूंढना है, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर कैसे आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं कर्नाटक में। यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। इतना स्ट्रांग संगठन, वहां पर आरएसएस का भी संगठन बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारा वहां ग्राउंड पर काम भी होता है, लेकिन पार्टी, और देखिए बीवाईजेएम के जो लीडर हैं तेजस्वी सूर्या, वो भी कर्नाटका से हैं। अगर आप देखें तो कर्नाटक का रिप्रेजेंटेशन सब जगह ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग है। बीएल संतोष जी भी हैं, बीजेपी में बहुत सीनियर लीडर हैं और नंबर 4 माना जाता है पार्टी में, पार्टी की लीडरशिप में। लेकिन कर्नाटक में कौन ऐसा होगा जो कि सबको साथ में लेकर चलेगा और जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर पूरे क्षेत्र में पार्टी का नेतृत्व कर सकता है? यह बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अमिताभ। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बड़ा नेता ढूंढना जो कि पूरे कर्नाटक के एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, खासकर लिंगायतों की संख्या बहुत बड़ी है। वो कलिंगा है, उनके नेता देवेगौड़ा हैं, उनके बेटे कुमारस्वामी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो कलिंगा वोट पर उनका काफ़ी बड़ा दावा है। लेकिन येदियुरप्पा ने जो आज लिखा है, आपने देखा होगा, सर्वोदय से अंत्योदय तक। सर्वोदय मतलब उन्होंने ऐसे जातीय समीकरण की शुरुआत की थी जिसमें लिंगायतों के साथ वो तमाम जातियां, वो तमाम वर्ग जुड़ रहे थे जो न देवेगौड़ा के पास थे, जो न कांग्रेस के पास थे। वो पिछड़े भी थे, वो दलित भी थे, वो अति पिछड़े भी थे। तो सर्वोदय का मतलब वही था कि उन तमाम जातियों को इस लिंगायत के वोट बैंक से जोड़ना। और दूसरा अंत्योदय, जो बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय का थीम है, उसको अंत्योदय का मतलब कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दलित हो। तो मुझे लगता है कि एक जातिगत समीकरण भी बनाया था
अपना कद भी बड़ा किया था। तो मुझे लगता है उनके बराबर का कद का नेता मिले ना मिले, लेकिन फिलहाल पार्टी आरएसएस को भी, बीजेपी को भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम अभी काफी है। 1-2 साल अगर उस पे भी खींच ले तो हो सकता है कोई नेता आगे जिसको बनाए वो आगे पाप कर ले। बिल्कुल कर्मठ व्यक्ति कोई चाहिए जो कि पार्टी के लिए काम करे, और ये जो सर्वोदय अंत्योदय की आपने बात की, इस ड्यूअल गोल को वहां पर कर सके। विक्रांत, अटकलें क्या लग रही है? संसद सदन में है तो सब लोग बात कर रहे होंगे, कर्नाटक की चर्चा तो कुछ दिनों से चल रही है, पिछले पूरे हफ्ते भी चल रही होगी। क्या अटकलें लग रही हैं? देखिए बिल्कुल आनंद, अटकलें तो कई तरह की थी, और जिस तरीके से येदियुरप्पा का पिछला दौरा हुआ उसको लेकर के उसके बाद से लगातार काफ़ी तेज अटकलें हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है कि पार्टी के सामने एक ये बड़ा संकट भी है, लेकिन इस मामले में पार्टी ने बहुत ही सोच विचार करके और बहुत ही रणनीति के तहत ये पूरा कहा जा सकता है कि ये पूरा कार्य किया है। क्योंकि जिस तरीके से येदियुरप्पा यहाँ पर आए थे उसके बाद करीब करीब 1 हफ्ता हो गया, इस बीच में पार्टी ने पूरे अपना होमवर्क कर लिया होगा। और जिन चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है, किसके पीछे पार्टी अब आगे खड़ी होगी और किसको 3 साल के लिए पार्टी का वहां पर चेहरा बनाया जाएगा, ये सब चीजें भले ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के आलाकमान के पास इसका पूरा मौका था और पूरा समय था। क्योंकि येदियुरप्पा के तैयार होने के बाद जब येदियुरप्पा दिल्ली से गए तब वो तैयार होकर के गए थे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, यानी पार्टी के 2 साल के कार्यक्रम पूरे होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना है। तो वो इस चीज के लिए मेंटली तैयार थे। हालांकि विदाई उनकी सम्मानजनक होनी थी, इसलिए ना उन्होंने कुछ बोला, ना पार्टी हाईकमान ने कोई ऐसा संकेत दिया कि उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। यहां तक कि जेपी नड्डा कल गोवा में थे, वहां पर भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटक संभाल रहे हैं येदियुरप्पा। तो एक तरह से दोनों पक्षों से काफी संयम दिखाया गया, और इस बीच पार्टी ने जरूर तय कर लिया होगा जो अगले 24 से 48 घंटे में नया नाम हमारे सामने आएगा। जी, बीएस येदियुरप्पा ने नाम ना सुझाया हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहां से दिल्ली से वापस लौटकर जब वो लिंगायत के सारे आला लीडर्स के साथ और जो वहां के जो संत हैं उनसे मिले, तो कहीं ना कहीं इस बात की सहमति बनाने के लिए कि देखिए जो भी मेरे बाद आएगा मैं तो जा रहा हूं, उसको आप आशीर्वाद दीजिए, और ये कहना कि मैं कर्नाटक में बना रहूंगा, कहीं ना कहीं क्या बीएस येदियुरप्पा मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, एक एडवाइजर की भूमिका निभाएंगे, कर्नाटक में रहकर बीजेपी का संचालन करेंगे, बतौर मुख्यमंत्री नहीं लेकिन बतौर वहां के टॉलेस्ट लीडर? यही लगता है होगा। अगला मुख्यमंत्री कौन, इसका फैसला शायद हो चुका है, नाम बताने में शायद 2-3 दिन और लग जाएं, लेकिन पहले आप यही सुनेंगे न्यूज़।